नमस्ते फ्रेंड्स। आज इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान को। जब हम उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं तो इसके क्या मायने, कौन सी जगह से हमारा अर्थ है, इसका अभिप्राय है और क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत है उसको हम देखते हैं। एक्चुअली उत्तर भारत का विशाल मैदान जब हिमालय की शिवालिक श्रेणी खत्म हो जाती है उसके बाद ही प्रारंभ हो जाती है। हिमालय की शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में है ये, शिवालिक के दक्षिण में। और हमने दक्षिण भारत का प्रायद्वीप देखा था, उस प्रायद्वीप भारत के उत्तर का क्षेत्र है। प्रायद्वीप के उत्तर में शिवालिक के दक्षिण का, प्रायद्वीप के उत्तर का क्षेत्र है ये। अलग अलग नदियों के तंत्रों, अवपात तंत्रों के प्रवाह का क्षेत्र है ये। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का मुख्यतः अवपात क्षेत्र है। इन नदियों द्वारा किए गए अपर्दन और निक्षेपण का परिणाम है उत्तर भारत का विशाल मैदान। शिवालिक से किस प्रकार पृथक है? एक्चुअली ये शिवालिक पर्वत है और उसके तुरंत बाद ही, उसके अंत में ही, दक्षिण में ही एक बड़ा भ्रंश है, मोड़ है, एक भ्रंश है, फॉल्ट है, जिसे कहते हैं हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। उससे ये विभाजित होता है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट से ये शिवालिक से पृथक होता है और दक्षिण में इसके प्रायद्वीप का पठार आता है। इसका हम विस्तार देखते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विस्तार हम देखते हैं तो लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और इसकी चौड़ाई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वेरी करती है। पंजाब हरियाणा की तरफ यह 500 मीटर तक चौड़ी, जो कि पश्चिम बंगाल और उस तरफ ये 200 किलोमीटर तक की चौड़ी जाती है। 500 किलोमीटर कहीं है, कहीं 200 किलोमीटर। एवरेज अगर इसकी चौड़ाई देखी जाए तो वह होती है 280 किलोमीटर से लेकर के 320 किलोमीटर तक चौड़ाई है इसकी। 280 से 320 किलोमीटर तक की चौड़ाई है। ये पूरा सपाट समतल मैदान है। समतल मैदान का क्या मतलब, जब हम मैदान ही कह रहे हैं तो ऐसा है फ्रेंड्स कि अलग अलग भौतिक संरचनाओं में ऐसा जरूरी नहीं कि एक तरह की संरचना पाई जाए। प्रायद्वीप भारत को देखा था तो उसमें देखा था पठार के अलावा कुछ पर्वतमालाएं भी हैं, सतपुड़ा, विंध्याचल, अजंता की पर्वतमालाएं, और साथ में कुछ नदी बेसिन जैसे महानदी बेसिन भी है, छत्तीसगढ़ का मैदान भी आता है। लेकिन ये पूरा मैदानी ही क्षेत्र है, इसमें और कोई भौतिक संरचनाएं नहीं पाई जाती। समतल मैदान किसके हैं ये? मोस्टली ये सिंधु नदी का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है। सिंधु नदी, गंगा नदी इस तरह बहती आ रही है और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है। भारत के अलावा ऐसे देखा जाए पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में भी विस्तृत है। लेकिन भारत में हम उन राज्यों को देखा जाए जहां ये विस्तारवान है, तो वास्तव में नदी के अफवाहों के अलावा देखा जाए तो राजस्थान का मरुस्थल भी एक मैदानी क्षेत्र है, तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। ये किसी नदी का अफवाह क्षेत्र नहीं है बड़ी नदी का, लेकिन फिर भी राजस्थान को इंक्लूड किया जाता है, राजस्थान के पश्चिमी भाग को शामिल किया जाता है। इसके अलावा इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश का, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम तक विस्तारवान है। कुछ क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी भाग आ जाते हैं। ये राज्य है झारखंड, एक और आएगा यहाँ पे झारखंड। इन राज्यों में ये फैला हुआ है। आगे देखते हैं इसकी विशेषताओं को हम। जब नदियों द्वारा निर्मित कहते हैं तो नदियां क्या होती है, पर्वतों से निकलती है, तीव्र ढालों पर ये अपर्दन करती है, उत्तर से उत्तर अपर्दन करती है, मिट्टी का, पत्थरों का, चट्टानों का कटाव करती है और नीचे की ढालों पर यह उनका जमाव करती है। तो कई खड्डे हैं जहां जमाव होता है तो बढ़ जाते हैं, कई ऊंचावच होती है वहां अपर्दन होता है तो वह कट जाते हैं और इस रूप में मैदानी क्षेत्र सपाट बन के आता है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर फैला होने के कारण 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैलाई है
और इस कारण ये प्रायद्वीप विभाग के बाद भारत का दूसरा बड़ा भौतिक विभाग है। मैदानी क्षेत्र होने के कारण भारत का सर्वाधिक सघन बसा हुआ क्षेत्र है। बसा हुआ मतलब सर्वाधिक डेंसिटी जिसे कहते हैं, घनत्व, जन घनत्व यहीं पे, इसी कारण यह भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र भी है। भारत में अनाज का सर्वाधिक उत्पादन यहीं पे किया जाता है। ये इसकी प्रमुख परिचय की बातें हैं। आगे हम इसकी भौतिक विश्लेषण को देखते हैं कि भौतिक विभाग इसके किस प्रकार होता है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स एक आकृति होती है, एक क्षेत्र होता है बाबर। शिवालिक से जैसे ही खत्म होती है वहीं पे ये बाबर का निर्माण करती है। उत्तर में हिमालय है और हिमालय की अंतिम श्रेणी होती है शिवालिक। हिमालय कई श्रेणियों में बैठा हुआ है, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। लघु हिमालय को कहते हैं शिवालिक, नीचे का क्षेत्र दक्षिणी। उसके तुरंत बाद का क्षेत्र है ये बाबर। बाबर में क्या होता है, नदियां जो अपने करके लाई है कंकड़, पत्थर और चट्टानी भागों को, उनको जमा कर देती है। ये पर्वत है, यहां से उतरते हुए, नीचे उतरते हुए नदियां जो लाती है कंकड़, पत्थर और चट्टानों को, उनको जमा कर देती है इन क्षेत्रों में। अपने दोनों तटों पर एक बार तो प्राय ऐसा दिखाई देता है कि नदियां विलुप्त ही होगी इन चट्टानों, इन कंकड़ों और पत्थरों के अंदर भूमिगत होगी, नदियां विलुप्त हो जाती है इन क्षेत्रों में। और आगे जाकर के पुनः नदी का पानी धरातल पर आने लगता है। नदी का पानी पुनः धरातल पर उभर के आएगा आगे जाकर। तो ये जो क्षेत्र होता है जहां नदियां विलुप्त हो जाती है उन्हें कहते हैं बाबर, उनको कहा जाता है बाबर। बाबर की प्रमुख बातें हैं, फिर वही बात, अपरदन कर लाए गए कंकड़ों में नदियां विलुप्त हो जाती हैं, नदियां। वैसे उत्तर भारत का पूरा विशाल क्षेत्र भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, जैसे मैंने बता चुका हूं। लेकिन ये पूछा जाए कि उत्तर भारत के विशाल क्षेत्र का सबसे कम उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है, वो बाबर ही है। कंकड़ों और पत्थरों से घिरे होने के कारण यह सबसे कम उपजाऊ है, और सबसे कम वनीकरण वाला भाग है। कम उपजाऊ और कम वनीकरण वाला कंकड़ी पत्थर छत्तीला भाग है, इसलिए यहाँ पे इस तरह की संरचना दिखाई देती है। ये होता है बाबर। बाबर के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आते हैं हम। अगला कंसेप्ट जो हमें दिखाई देता है वो है तराई का। तराई क्षेत्र क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे मैं बता चुका हूं कि आगे जाकर के नदियों का पानी इन कंकड़ पत्थरों से आगे बढ़ के ऊपर धरातल पर दिखाई देता है, हमें नदियां पूरा दिखाई देने लगती है। तो ये जो धरातल पे आती है नदियां, वह भाग तराई क्षेत्र कहलाता है। यह बिल्कुल कीचड़ वाला और दलदली भाग है, कीचड़ वाला और दलदली भाग, जहां पे नदियां पुनः धरातल पर आती हैं, दिखाई देती हैं। ये थोड़ा उपजाऊ है, बाबर की तरह बंजर या कम उपजाऊ नहीं है, बल्कि ये उपजाऊ है। उपजाऊ होने के कारण ये कृषि योग्य है, कृषि योग्य क्षेत्र है। कृषि योग्य में देखा जाए यहाँ पे अधिकतर गन्ना, चावल, दलहन, दालें और तिलहन उत्पादित होते हैं। गन्ना, चावल, दलहन, तिलहन, इनका यहाँ पे उत्पादन होता है। जैसा मैंने बताया है, ये सघन वन वाला क्षेत्र है, सघन वन वाला, और कीचड़ और दलदली होने के कारण यहाँ पे मच्छर खूब पनपते हैं, मच्छर के पनपने का क्षेत्र है। और इसीलिए भारत का मलेरिया क्षेत्र कहलाता है, मलेरिया रीजन। सर्वाधिक मलेरिया वाला क्षेत्र भारत का यही है, तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र एक नेपाल में भी है, जहाँ मधेशी जाति के लोग ज्यादा पाए जाते हैं। ये मधेशी लोग नेपाल की राजनीति में काफी सक्रिय और महत्वपूर्ण है। एक तरह से कहा जाए तो ये भारत के समर्थक होने के कारण नेपाल की राजनीति को भारत की ओर मोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तराई के बाद
तराई के बाद के क्षेत्र पे आते हैं। सबसे पहले हमने लिखा था बाबर, उसके दक्षिण में तराई। अब तराई के दक्षिण में शुरू होते नई संरचनाएं। पहला है बांगड़, बांगड़ या बांगड़ भी कहा जाता है, बांगड़ी बांगड़। ये तराई के दक्षिण का क्षेत्र है, तराई क्षेत्र के दक्षिण का, तराई के दक्षिण का क्षेत्र है। यहां क्या होता है, इसको थोड़ा टेक्निकली समझना पड़ेगा। कोई नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, इस नदी का तट है दो तरफ, ये तट हिमालय से निकलने वाली नदियां काफी बड़ी है और इसके तट भी काफी चौड़े हैं, कई किलोमीटर में फैले हुए तट है। इन तटों को छोड़ दिया जाए, आगे से नदी काफी कटाव करके आ रही है और लंबे समय तक, कई सालों से, प्लीस्टोसीन युग से लेकर के ये कटाव करते जमाव करते आई है आसपास के क्षेत्रों में। तो अपने तट को छोड़ करके आसपास के क्षेत्र में जमाव जो हुआ है इनका पानी के कारण, वो जमाव बाढ़ के कारण, खास करके बाढ़ के क्षेत्रों में पानी दूर तक फैलता है, तो इनका जमाव यहाँ तक, इनके आगे तक हो गया है, तटों से दूर मिट्टी का जमाव इन क्षेत्रों में दोनों तरफ तटों से भी दूर हो गया है और ये काफी उच्च भूमि बन गई है। क्या बन गई है? हाईलैंड्स, मिट्टी के ऊंचे जमाव के कारण उच्च भूमि बन गई है। इतनी ऊंची हो गई है कि बारिश के दिनों में जब इन नदियों में बाढ़ आती है तो बाढ़ का ये पानी यहां तक भी नहीं पहुंच पाता। तो ये क्षेत्र है, उसे हम कहते हैं बांगड़ या बांगड़, बांगड़ क्षेत्र। तराई के दक्षिण का क्षेत्र है, जैसा बताया है। ये जो मिट्टी यहाँ आती है, नदियों द्वारा लाई गई होती है, उसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी काफी उपजाऊ मानी जाती है और काफी लंबे समय से जमा होने के कारण एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो गई है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के जमाव का क्षेत्र, के जमाव का क्षेत्र। और ये मिट्टी लंबे समय तक जमी रहने के कारण कैसी हो गई है? काली हो गई है, डार्क हो गई, डार्क, ये काली गहरी गहरी जलोढ़ मिलती है यहाँ पे। वैसे जलोढ़ भूरे रंग की मिट्टी होती है, काली गहरी जलोढ़ हो गई है। इन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता और इसी कारण, बाढ़ का पानी नहीं पहुंचने के कारण इन क्षेत्रों में पुरानापन आ गया है। ठीक है, मृदा बदलती नहीं है, जमी रहती है और ये काफी उपजाऊ क्षेत्र है। अगर पूछा जाए उत्तर विशाल मैदान का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है, तो वह बांगड़ या बांगर क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है और ये सर्वाधिक कृषि योग्य है, कृषि योग्य क्षेत्र है। यहाँ पे वही गन्ना, चावल, तिलहन व दलहन की खेती होती है, व्यापक मात्रा में होती है, भारी मात्रा में। नेक्स्ट चीज, यहाँ के जो कंकड़ और पत्थर जमा हुए हैं मिट्टी के ऊपर की तरफ, कई बार जमा हो चुके हैं, चादर बिछ गई है उनकी, और ये पत्थर उनके चूने के हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के हैं, और इसी तरह सफेद रंग की पूरी चादर सी बिछ जाती है इन जमाव के ऊपर ही। सफेद रंग की चादर कहीं कहीं मिलती है, कहीं कहीं ये चादर पाई जाती है। इनको व्हाइट रंग की चमकीले होने के कारण इनको रेह, लोकल नाम का रेह या थुर भी कहा जाता है, थुर। कहीं कहीं कल्लड़ भी कहा जाता है, कल्लड़, कल्लड़। रेह और थुर इसके फेमस नाम है, रेह और थुर। तो रेह क्या है, तो बांगड़ क्षेत्र में या नदी तटों पर उच्च भूमि में पुरानी जलोढ़ के जमाव वाले क्षेत्रों में जब ऊपर की ओर कंकड़ और पत्थरों का बचाव हो जाता है, चूना पत्थरों का, तो उन्हें रेह या थूर या कल्लड़ कहा जाता है। यह था पूरा कंसेप्ट बांगड़ का। अब आते हैं आगे के कंसेप्ट पे, जो जो इसके बिल्कुल विपरीत कंसेप्ट माना जाता है। इसके विपरीत कंसेप्ट माना जाता है। ये हमने बात की थी उच्च भूमि की, उच्च भूमि की बात की थी। अब हम बात करते हैं नीचे की भूमि, तटीय क्षेत्र की भूमि को बात करते हैं हम, और उसको हम कहते हैं खादर। फिर वही बात, ये नदी तटों की निम्न भूमि है, नदी तटों की निम्न भूमि है। बाढ़ग्रस्त रहने वाला क्षेत्र है,
पानी से भरा हुआ, बारिश के दिनों में यहाँ पे बाढ़ आती है। नेक्स्ट चीज यहाँ की देखने की है कि यहाँ पे नई जलोढ़ मिट्टी का बिछाव है, नई जलोढ़ मिट्टी का बिछाव है। यहाँ पे ये भी देखने में आया है कि खाद्य क्षेत्र उपजाऊ भी है, कृषि योग्य भूमि है, कृषि योग्य भूमि और उपजाऊ है। ये निम्न भूमि जहाँ बाढ़ आती रहती है। प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण यहाँ मिट्टी क्या होता है, एक चादर चल जाती है, नई चादर बिछती है। हर वर्ष यहाँ पे मिट्टी बदलती रहती है। भूरी जलोढ़ है, नई जलोढ़ का मतलब भूरी मिट्टी। तो ये इसके प्रमुख भौतिक भूगर्भिक संरचनाएं हैं। इसके अलावा एक और आप देखते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, जब कोई नदी बह रही होती है तो निम्न ढालों पर या समुद्र के पास बिल्कुल कम ढाल होने के कारण, ऊंचाई कम होने के कारण ये क्या करती है, अपने पानी को कई छोटी छोटी वितरणिकाओं में फैला देती है, पंचाकार श्रेणी में फैल जाती है, जिन्हें हम डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा। तो निम्न क्षेत्रों में नदी जल का वितरणिकाओं में बट जाना और ये किस शेप में बढ़ती है, पंजाकार, पंजाकार या पक्षी के पंखों के आकार का, पक्षी के पंख के आकार में, बिल्कुल पंजे के आकार में या पक्षी के पंखों के आकार में बढ़ जाती है। इनको हम डेल्टा कहते हैं। भारत में देखा जाए गंगा नदी का ये जो डेल्टा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बनता है, गंगा का डेल्टा, गंगा का डेल्टा फेमस है, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बनता है। पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश, बांग्लादेश में बनता है। सुंदरी वन की अधिकता के कारण, सुंदरी वृक्ष ज्यादा है यहाँ पे, इसलिए इनको सुंदर वन कहा जाता है। सुंदर वन का डेल्टा, सुंदर वन का डेल्टा कहा जाता है। इन क्षेत्रों में देखा जाए ये डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो रॉयल किसके लिए फेमस है, रॉयल टाइगर के लिए, रॉयल टाइगर ऑफ बंगाल, रॉयल टाइगर ऑफ बंगाल के लिए फेमस है ये। और साथ में ये नदी तट को आप देखोगे समुद्र से मिलते, बंगाल खाड़ी में मिला हुआ है, तो कई बार समुद्र के पानी और ये अंदर घुस गया है, मिल चुका है, तो ये खारा पानी हो चुका है, पूरा नमकीन पानी हो चुका है। और यहाँ पे खारे पानी पनपने वाली वनस्पतियां पनपी हुई होती है। ऐसे क्षेत्र को, ऐसी वनस्पति को मैंग्रोव कहा जाता है, मैंग्रोव। और ये विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का बृहत्तम मैंग्रोव क्षेत्र है, मैंग्रोव वन है, विश्व का बृहत्तम सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये थे, हमने देखा विशाल मैदान की संरचनाओं को, प्रमुख भौतिक संरचनाओं को देखा है। अब प्रादेशिक आधार पर, नदी अपवाह तंत्र के आधार पर इसको तोड़ा जाता है 4 भागों में, हम तोड़ के देखते हैं। उत्तर के विशाल मैदान को हमने 4 भागों में तोड़ के देखते हैं। सबसे पश्चिम में हम देखते हैं किसी नदी का अपवाह क्षेत्र नहीं है बड़ा, राजस्थान का मरुस्थल आता है, राजस्थान का मरुस्थल। फिर सतलज का मैदान आता है, पंजाब और सतलज की सहायक नदियां, सतलज का मैदान। फिर गंगा का मैदान, गंगा मैदान। और अंत में आता है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र मैदान। इन सभी को हम डिटेल में 1 बाय 1 देखेंगे। गंगा के मैदान को फिर से 3 भागों में तोड़ा जाता है, उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान और मध्य गंगा का मैदान, और अंत में दक्षिणी गंगा का मैदान। इन सारे डिवीजन को हम अगले पार्ट में एक एक करके देखेंगे।